नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो हमारे देश के सबूत गैंग को गहरी निराशा में डाल देगा। अजीत डोवल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेनाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और पाकिस्तान भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के खिलाफ विदेशी मीडिया में दुष्प्रचार का एक अभियान चलाया गया और जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि भारत का नुकसान हुआ है वो इसके सबूत पेश क्यों नहीं करते। इसके बाद हम केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पिछले 30 दिनों से फंसे ब्रिटेन की रॉयल नेवी के F-35 फाइटर जेट के बारे में आपको बताएंगे जो उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। कहने को तो ये F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक और महंगा फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन इसमें ऐसी क्या खराबी आई कि दुनिया के बड़े बड़े एविएशन इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। आज ये विमान केरल में एक ऐसे वीआईपी टूरिस्ट की तरह खड़ा है जिसका केरल छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। और आखिर में हम एक सामाजिक ताने का विश्लेषण करेंगे और ये ताना भारत में लड़कियों के माता पिता अक्सर सुनते रहते हैं और वो ताना है बेटी की कमाई खाना। हमारे देश में बेटियों के बारे में ये कहा जाता है बचपन से ही कि वो पराया धन है। फिर शादी के बाद कहा जाता है कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक बेटी इसी ताने का शिकार हो गई जब उसके पिता ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसके पिता को भी आसपास के लोग यही ताना देते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा बयान आया है। और यह बयान किसने दिया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने। अजीत डोवल आज चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे और वहां उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ और अगर कोई नुकसान का दावा करता भी है तो फिर उसे इसके सबूत दिखाने चाहिए। आज उन्होंने सबूत गैंग से ही भारत के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार पर सबूत मांग लिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आज भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहली बार इतना बड़ा बयान क्या दिया है। We have to develop our indigenous technology. Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive. That how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that this was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times, put it this thing, put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargodha or it was in Rahim Yar Khan or it was in
Chaklala or it was Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases, including the Bellary, where they have got the AVAX, the control systems. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images in it. So we were able to achieve it. We are capable of doing that. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 5 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारों की मदद से पाकिस्तान पर हमला किया गया। ये हमारे अपनी टेक्नोलॉजी और अपने ही हथियारों की एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट में समाप्त हो गया था। तीसरी बात, पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत का निशाना बिल्कुल सटीक लगा और इस हमले में जरा सी भी चूक नहीं हुई। चौथी बात, इस ऑपरेशन में भारत को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, यहां तक कि एक शीशा तक नहीं टूटा। और पांचवी बात, विदेशी मीडिया और पाकिस्तान ने भारत के बारे में, भारत के नुकसान के बारे में जो दावे किए, वो सारे दावे गलत हैं। और अगर इस नुकसान के बारे में किसी के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। भारत को अगर कोई नुकसान हुआ है तो अगर किसी के पास एक तस्वीर भी उसकी है तो उसे वो तस्वीर दिखानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती दी है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने, दुनिया भर के मीडिया को, सीधे सीधे पाकिस्तान को और हमारे अपने ही देश के सबूत गैंग को। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो लगातार ये बात कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को नुकसान हुआ है, भारत के कई फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने गिरा दिया है। और हमारे ही अपने देश के कुछ लोग बड़े खुश होकर तालियां बजाकर सबूत मांग रहे थे हमारी ही सरकार से और कहते थे कि हमारे कितने प्लेन गिरे हैं हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं कि भारत का कितना नुकसान हुआ है। और ये सब इसलिए था ताकि ये लोग हमारे अपने ही देश का नुकसान कर सकें, हमारे देश में जो मौजूदा सरकार है उस पर सवाल उठा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब करके वो प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे निशाना लगाना चाहते हैं, उन्हें कमजोर साबित करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल किया। विदेशी मीडिया ने भी यही किया और चीन और पाकिस्तान ने मिलकर यह दुष्प्रचार किया। अभी तक भारत चुप था। भारत में इस स्तर पर कभी भी किसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन आज एनएसए ने इसके बारे में पहली बार बयान दिया है, बड़ा मजबूत स्ट्रांग बयान दिया है और पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बता दिया है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि भारत को बड़ा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान जगह जगह जाकर ये कह रहा है कि हमारी सेना ने तो भारत का बड़ा नुकसान किया है, आज उन्हें सबूत देना चाहिए। आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है, हर जगह सैटेलाइट लगे हुए हैं, सैटेलाइट की तस्वीरें आ जाती हैं। और उन्होंने आज ये कहा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत का जरा सा भी कोई नुकसान किया है, कहीं एक शीशा भी तोड़ा है, तो फिर उसके सबूत पेश करें, उसकी तस्वीरें पेश करें। अगर हमारे प्लेन गिरे हैं तो उसकी सबूत और उसकी तस्वीरें कहां हैं? पाकिस्तान के 13 एयर बेसेस पर भारत के हमलों के सबूत कई सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दिए हैं और भारत ने ये सबूत दुनिया भर को दिखाए हैं, जबकि पाकिस्तान आज तक भारत में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई तस्वीर या कोई भी सबूत दिखा नहीं पाया। सोचिए, अब तक हमारे देश के अंदर बैठा ये सबूत गैंग और विदेशी मीडिया मिलकर पाकिस्तान का लगातार साथ देते रहे, दुष्प्रचार करते रहे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का यह बयान उसी दुष्प्रचार गैंग को, उसी सबूत गैंग को आज एक करारा जवाब है। यह सबूत गैंग कभी भारत के रफाल फाइटर जेट्स को लेकर पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है, कभी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में विदेशी मीडिया की रिपोर्ट पर देश विरोधी एजेंडा चलाता है। लेकिन आज इस सबूत गैंग के पास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सवालों का कोई जवाब नहीं है। और आज फिर से हम ये बात दोहराना चाहेंगे जो कि एनएसए ने भी कही है कि ये जो सबूत गैंग है, जो बात बात पर भारत की सेना से सबूत मांगता है, भारत की सरकार से सबूत मांगता है,
और कहता है कि सबूत दिखाइए कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। आज ये बात उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई और अजीत डोवल ने जो आज कहा है, अब उन्होंने ये कहा है कि पहले आप सबूत दिखाइए, जो दुष्प्रचार आप कर रहे थे उसके सबूत कहां हैं। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर यह है कि आने वाले समय में युद्ध के मैदान में बंदूकों से नहीं, तोप से नहीं, टैंक से नहीं, फाइटर जेट से नहीं, बल्कि ड्रोन से युद्ध होगा। यानी जिस तरह से दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपनी सेनाएं हैं, एयरफोर्स हैं, नेवी हैं, उसी तरह से अब ड्रोन्स की अलग सेनाएं तैयार होंगी। और इसका मतलब यह है कि भविष्य के युद्ध ड्रोन की मदद से लड़े जाएंगे और अमेरिका ने दुनिया की सबसे ताकतवर ड्रोन फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आज ड्रोन्स के विकास और तैनाती में तेजी लाने का एक ऐलान किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन के बाहर एक लॉन में खड़े होकर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अपना एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में उनके आसपास ड्रोन उड़ रहे हैं। इसी बीच एक ड्रोन उन्हें एक डॉक्यूमेंट डिलीवर करता है और इसी वीडियो में लाइव आप देख पाएंगे कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पहले ड्रोन से लिया, फिर उस पर हस्ताक्षर किए। तो सबसे पहले आज आप ये देखिए कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने आज किस नए अंदाज से अपना खुद का एक वीडियो बनाया है अपने ड्रोन्स के साथ और पूरी दुनिया को यह बताया है कि ड्रोन्स के मामले में अब अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति बनेगा और अमेरिका ड्रोन्स की सबसे बड़ी सेना तैयार कर रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए। We were mired in bureaucratic red tape. Not anymore. In June, President Trump issued an executive order unleashing American drone dominance to bolster our drone industry and arm our warfighters, because that's what we're all about. So today, I'm rescinding restrictive policies that stifle production, and this will unleash American manufacturing and the ingenuity of our warfighters by doing three key things. First, we're going to bolster the U.S. drone manufacturing base by producing thousands of American-made products, prioritizing Buy American. We'll arm combat units with a variety of low-cost, American-crafted drones, leveraging our world-leading engineers and AI experts. And third, we're going to train as we expect to fight. Senior officers, well, I'll grab this. This is the memo. Senior officers must overcome bureaucratic risk aversion in budgeting, weaponeering, and training. So here's the memo we're signing today, delivered via drones. Here on the front lawn of the Pentagon, with some of our great warfighters flying them. This is the future. We're in the fight. We're in the fight to win it. I'm never going to back down. तो आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में आपको क्या खास लगा? ये अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं जो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो पारंपरिक राजनीति हुआ करती थी, पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हुआ करती थी, बड़े बड़े देशों के रक्षा मंत्री हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम किया करते थे। ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो इंटरव्यू भी नहीं देते थे, कैमरे पर भी नहीं आते थे। बहुत ज़्यादा हुआ तो कभी कभार कोई बयान दे दिया, कभी कभार कोई टीवी का इंटरव्यू दे दिया। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अमेरिका के रक्षा मंत्री एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे वो किसी विज्ञापन की फिल्म में खड़े हैं और वो एक विज्ञापन कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये एक विज्ञापन ही तो है। ये विज्ञापन है अमेरिका की नई ड्रोन पॉलिसी का। ये विज्ञापन है अमेरिका की भविष्य की ड्रोन नीति का और ड्रोन सेना का। ये बदलता हुआ युग है। ये आप देखिए, रक्षा मंत्री को भी क्या क्या करना पड़ रहा है दुनिया को बताने के लिए कि वो अपनी नई ड्रोन नीति को लेकर कितने गंभीर हैं। और जो कुछ आपको इस वीडियो में होते हुए आज नजर आ रहा है, भविष्य में ये ड्रोन आपको हो सकता है अपने आसपास भी नजर आएंगे। ड्रोन्स का सिविलियन यूज तो होगा ही, लेकिन अब ऐसा लगता है कि युद्ध के बड़े बड़े मैदानों में भी ये जो ड्रोन है, ये दुनिया के बड़े बड़े फाइटर जेट्स पर भारी पड़ेंगे। अमेरिका की इस नई ड्रोन पॉलिसी की दो बड़ी बातें हैं।
पहली बात, अमेरिका ने वर्ष 2027 तक ड्रोन्स के मामले में एक सुपर पावर बनने का अपना लक्ष्य रखा है। अमेरिका हथियारों के मामले में तो पहले ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और अब वो ड्रोन्स के मामले में भी नंबर 1 बनेगा। दूसरा, 1 सितंबर 2025 तक अमेरिका की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और वहां की मरीन कोर को अपनी एक ड्रोन यूनिट बनानी होगी। यानी अमेरिका की हर एक सेना अब ड्रोन्स की मदद से निगरानी भी करेगी और युद्ध भी करेगी और हर सेना के साथ एक ड्रोन्स की अलग सेना लगाई जाएगी। यह अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका मतलब है कि अब दुनिया में ड्रोन्स को लेकर एक नई रेस शुरू हो जाएगी और शायद दुनिया का जो सबसे बड़ा हथियार होगा वो होगा ये ड्रोन। आप ये भी कह सकते हैं कि ड्रोन आधुनिक युद्ध के टिकटॉक स्टार हैं। और टिकटॉक स्टार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले सिर्फ बड़े पर्दे पर सुपरस्टार बना करते थे, लेकिन फिर टिकटॉक आया, सोशल मीडिया आया और आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर बहुत ही कम लागत के साथ जो नए टैलेंटेड लोग हैं वो भी स्टार बन रहे हैं, ये जो ड्रोन है ये भी ऐसा ही है। और ये जो ड्रोन है ये छोटे छोटे देशों की सेनाओं को भी सुपरस्टार बना सकता है, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपए के फाइटर जेट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ समय में इजराइल और ईरान के बीच आपने युद्ध होते हुए देखा। इससे पहले इजराइल ने गाजा पर हमला किया और इस दौरान आप एक शब्द लगातार सुन रहे हैं, चाहे वो इजराइल के बारे में, ईरान के बारे में हो, रशिया यूक्रेन के बारे में हो, भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हो, लगातार हर युद्ध में एक चीज सामने निकल कर आती है और वो है ड्रोन। ये वो शब्द है ड्रोन और इसकी मदद से अमेरिका भविष्य के युद्ध की अब तैयारी कर रहा है। इसी हफ्ते रशिया ने भी यूक्रेन पर 728 ड्रोन्स की मदद से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भविष्य के युद्ध मैदान पर नहीं बल्कि ड्रोन्स के जरिए हवा में लड़े जाएंगे। पिछले 3.5 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में लड़ाकू विमानों के मुकाबले ड्रोन्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और इसकी 2 वजहें हैं। पहली बात, किसी लड़ाकू विमान की तुलना में कॉम्बैट ड्रोन्स यानी हमला करने वाले ड्रोन्स बहुत सस्ते होते हैं। फाइटर जेट तो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का एक फाइटर जेट आता है और अगर उसको गिरा दिया जाए कितना नुकसान होता है। आपका एक पायलट का भी नुकसान होता है, एक जान चली जाती है और इतनी महंगी टेक्नोलॉजी आपको खरीदनी पड़ती है दूसरे लोगों से। उदाहरण के लिए यूक्रेन ने करीब 1 लाख रुपए के ड्रोन से रशिया के हजारों करोड़ रुपए के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को नष्ट कर दिया। आपको याद होगा पिछले महीने यूक्रेन ने ड्रोन से एक बड़ा हमला करके रशिया के 60,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स नष्ट कर दिए थे। तस्वीरें उस दिन हमने आपको दिखाई थी, कितना बड़ा हमला था। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स हजारों करोड़ रुपए के और कुछ लाख रुपए के ड्रोन्स ने उन्हें नष्ट कर दिया। यानी ड्रोन्स के जरिए सस्ता, तेज और बार बार हमला करना अब संभव है। और दूसरी बात यह है कि ड्रोन्स की मदद से रियल टाइम में निगरानी और हमला दोनों किए जा सकते हैं। यह किसी युद्ध को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अमेरिका ड्रोन से भविष्य के युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही यह लड़ाई ड्रोन युद्ध की एक नई प्रयोगशाला बन चुकी है। पिछले 2 महीनों में रशिया ने यूक्रेन पर 70,000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन के हजारों सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया, जिसके जवाब में यूक्रेन ने भी 2 महीनों में 10,000 से ज्यादा हमले FPV ड्रोन्स के जरिए किए। FPV मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू। इन ड्रोन्स को एक ऑपरेटर दूर से ही कंट्रोल करता है रिमोट कंट्रोल के जरिए और लक्ष्य के करीब जाकर इन पर बंधे बारूद से विस्फोट करा देता है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में 80% मौत इसी FPV ड्रोन्स की वजह से हुई है। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग अब एक डिजिटल युद्ध का रूप भी ले चुकी है, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को रशिया के हर टैंक या हर सैनिक को मारने पर एक वीडियो गेम की तरह पॉइंट्स मिलते हैं। रशिया का नुकसान जितना बड़ा होता है, यूक्रेन के सैनिकों को उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और इन पॉइंट्स के बदले यूक्रेन के सैनिकों को नए नए हथियार और ड्रोन्स मिलते हैं। यानी अब वहां पर वीडियो गेम्स को की तर्ज पर वो अपने सैनिकों को
प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जैसे वीडियो गेम में आप जितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं, उस हिसाब से ही आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं और फिर आप नए नए हथियार खरीद सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब यूक्रेन भी अपने सेना को और अपने सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने के लिए ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहा है। ड्रोन नए ज़माने के ताकतवर हथियारों में से एक है। इन्हें टेक ऑफ या लैंड करने के लिए किसी एयरबेस की आवश्यकता नहीं होती, जो कि एक फाइटर जेट को होती है। सिर्फ थोड़े से बारूद और कम खर्चे में ही ये ड्रोन किसी भी लड़ाकू विमान से ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ड्रोन्स का साइज़, जो आकार है, ये किसी बड़े हवाई जहाज से लेकर एक छोटी सी मक्खी के आकार का हो सकता है। ड्रोन्स की जो रेंज है वो ज़बरदस्त है। अगर छोटा ड्रोन देखेंगे तो एक मक्खी के बराबर होगा और बड़ा ड्रोन एक हवाई जहाज के बराबर हो सकता है। अमेरिका दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले रक्षा पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। दुनिया के टॉप 10 देशों में अमेरिका अकेला ही बाकी के 9 देशों के कुल रक्षा बजट से ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपनी रक्षा पर। वर्ष 2025 में अमेरिका का रक्षा बजट करीब 76 लाख करोड़ रुपए का है और इसमें से करीब 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट अमेरिका ने ड्रोन्स के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अलग से रख दिया है। यानी अमेरिका बड़े बड़े ड्रोन्स के जरिए अब भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहा है। सोचिए, दुनिया के युद्धों में सबसे पहले टैंक्स का युग आया, फिर फाइटर जेट्स आए और अब वो युग भी समाप्त हो चुका है। अब ड्रोन्स की मदद से युद्ध लड़े जा रहे हैं और यह भी संभव है कि आने वाले समय में युद्ध इंसानों के बदले सिर्फ मशीनों के बीच होगा। इंसान की बजाय रोबोट्स युद्ध लड़ेंगे और ये युद्ध भी ड्रोन्स के जरिए होगा। और ये बदलाव पिछले करीब 100 वर्षों में आप देखिए कैसे कैसे ये बदलाव आए हैं। वर्ष 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने दुनिया के सबसे पहले मिलिट्री ड्रोन का परीक्षण किया था और इस मिलिट्री ड्रोन का नाम था एरियल टारगेट। इसके बाद वर्ष 1918 में, अगले ही साल, अमेरिका ने दुनिया का पहला फ्लाइंग बॉम्ब बनाया और इसे नाम दिया केटरिंग बग। हालांकि इन दोनों को ही पहले विश्व युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया और इन्हें आज आप ड्रोन्स का पूर्वज कह सकते हैं। तो ड्रोन्स पर काम तो उसी जमाने से चल रहा है। ड्रोन एक ऐसा हथियार है जिसने बड़े और छोटे देशों को आज बराबरी पर ला दिया और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ड्रोन जो है वो एक टिकटॉक स्टार की तरह है। अब बड़े और छोटे देशों के बीच जो भेद हुआ करता था, जो अंतर हुआ करता था, क्योंकि बड़े देशों के पास ज़्यादा पैसा था, वो बड़े बड़े फाइटर जेट्स खरीद सकते थे जो कि छोटे देश नहीं खरीद सकते थे। अब दोनों बराबरी पर आ गए हैं। सोचिए, मिडिल ईस्ट का यमन जैसा एक छोटा सा देश जिसके पास अपनी एयरफोर्स तक नहीं है, वो भी अमेरिका के युद्ध पोतों पर अब ड्रोन्स के जरिए हमले कर चुका है। यानी अब एक छोटा सा देश या कोई आतंकवादी संगठन भी इन ड्रोन्स के जरिए बड़े बड़े देशों की सेनाओं को चुनौती दे सकता है, क्योंकि ये ड्रोन्स बहुत सस्ते हैं और इन्हें कहीं भी बनाया जा सकता है। इस समय दुनिया के कई बड़े देश बहुत तेज रफ्तार से ड्रोन बना रहे हैं। चीन के पास हर महीने 5 लाख ड्रोन्स बनाने की क्षमता है, जो युद्ध के समय 7 लाख तक जा सकती है और चीन दुनिया भर में ड्रोन्स का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला देश है। रशिया ने वर्ष 2025 में 40 लाख ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है और रशिया के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी इस साल 45 लाख ड्रोन बनाने की तैयारी की है। सोचिए, यूक्रेन में हर दिन 12,000 से ज्यादा ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, तो आप सोचिए। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी कई प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको ड्रोन्स की कितनी सारी तस्वीरें देखने को मिली। पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे यहाँ ड्रोन्स आ रहे थे और हमने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन अगले कुछ वर्षों में भारत के पास और भी कई खतरनाक ड्रोन्स आ जाएंगे। इस समय देश में ही निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन्स के साथ एक झुंड में हमला करने वाले स्वॉर्म ड्रोन और दुश्मनों पर सुइसाइड अटैक करने वाले ड्रोन्स भी बन रहे हैं और सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत को दुनिया के लिए एक ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य रखा है। और अगर हम भारत को एक ड्रोन हब बनाने में कामयाब हो गए तो 5 साल के बाद दुनिया के 12% ड्रोन्स
हमारे अपने देश भारत में ही बनेंगे और भारत दुनिया भर में ड्रोन्स का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। तो आज हमने आपको ये दिखाया है कि आने वाला जो समय है, भविष्य जो है, वो फाइटर जेट्स का नहीं है। लोग ज़रूर 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी के साथ विकसित हो रही है, हो सकता है भविष्य के जो युद्ध हैं वो ड्रोन्स के ज़रिए लड़े जाएंगे। अब एक बहुत ही ज़रूरी विश्लेषण आज हर परिवार के लिए। हमारा आज का ये विश्लेषण उन माता पिता के लिए है जिनके घरों में, जिनके परिवारों में बेटियां हैं। उन माता पिताओं के लिए है जो अपनी बेटियों को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं। हमारे समाज में एक बहुत पुराना ताना है जो लड़कियों के माता पिता अक्सर सुनते रहते हैं, उन्हें अक्सर सुनाया जाता है। कौन सुनाता है? उनके रिश्तेदार सुनाते हैं, पड़ोसी सुनाते हैं, समाज के लोग सुनाते हैं, मोहल्ले वाले इस ताने को देते रहते हैं। और ताना क्या है? वो ताना है बेटी की कमाई खाना। ये ताना मेरे ख्याल से भारत की हर पीढ़ी सुनते सुनते बड़ी हुई है, जब लोगों को अक्सर ये कह दिया जाता है कि ये परिवार तो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। और ये ताना लोगों के दिल तक लगता है। कल दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक 25 साल की राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की इस ताने की वजह से ही उसके अपने पिता ने हत्या कर दी। राधिका का अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपनी खुद की टेनिस एकेडमी चलाती थी और ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। गुरुवार सुबह 10:30 बजे राधिका यादव और उसके पिता दीपक यादव के बीच इस टेनिस एकेडमी को लेकर काफी कहासुनी हुई, बहस हुई। और इसके बाद गुस्से में दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सिर्फ 25 साल की उम्र में राधिका ने वो सब कुछ किया जिस पर किसी भी पिता को गर्व हो सकता है, किसी भी परिवार को गर्व होगा। लेकिन राधिका के पिता ने गर्व करने की बजाय अपनी ही बेटी को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। राधिका यादव टेनिस की एक बेहतरीन खिलाड़ी थी। नेशनल लेवल पर अपने शानदार प्रदर्शन से कई ट्रॉफी भी जीत चुकी थी। लेकिन उसके बाद उन्हें चोट लगी और चोट की वजह से राधिका को अपना टेनिस का करियर छोड़ना पड़ा। लेकिन राधिका हार मानने वाली लड़की नहीं थी। टेनिस से अपने लगाव की वजह से राधिका ने अपनी खुद की एक टेनिस एकेडमी शुरू की, जहां वो आसपास के लोगों को, बच्चों को, टेनिस के खिलाड़ियों को खुद कोचिंग दिया करती थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यही टेनिस एकेडमी एक दिन उसकी मौत की वजह बनेगी। राधिका यादव के पिता उस पर लगातार इस टेनिस एकेडमी को बंद करने का दबाव बना रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पिता को अपनी ही बेटी के टेनिस एकेडमी से भला क्या परेशानी हो सकती है। अब आप जब इसकी वजह जानेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। राधिका के पिता के गांव के लोग अक्सर उन्हें ताना दिया करते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। अपने गांव वालों का यह ताना राधिका के पिता को बहुत चुभता था। वो बार बार राधिका से कहते थे कि घर में पैसे की कोई कमी नहीं है और राधिका को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए राधिका को अपनी ये टेनिस एकेडमी बंद कर देनी चाहिए। लेकिन राधिका इस बात के लिए तैयार नहीं थी। राधिका अपने दम पर कुछ करना चाहती थी और इसी बात से नाराज होकर राधिका के पिता ने उसकी हत्या कर दी। अब आप सुनिए कि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआत में जो बात सामने आ रही है वो यही है कि ये जो पिता हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, राधिका यादव के पिता, ये समाज के उस ताने से परेशान थे जिसमें राधिका के पिता को कहा जाता था कि वो अपनी बेटी के पैसे पर पल रहे हैं। पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसकी टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज़ का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। पूरा ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें वो जो पिता थे वो अपनी बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। राधिका अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 57 के सुशांत लोक में रहती थी और
जो दिल्ली और आसपास के लोग हैं, जो एनसीआर में रहते हैं, वो जानते हैं कि ये जो इलाका है सुशांत लोक का, ये एक पॉश इलाका है। इस परिवार का यहाँ पर 2 फ्लोर्स का एक अच्छा खासा मकान है। तस्वीर आप देख सकते हैं, अच्छा खासा मकान उनका है। राधिका के पिता दीपक यादव की उम्र 49 साल है और वो रियल एस्टेट का काम करते हैं। उनके परिवार में किसी भी तरह की कोई पैसे की परेशानी नहीं है और उनका अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था। राधिका के घर से हमारे देश की संसद सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर हम महिलाओं और बेटियों को लेकर चाहे जितनी योजनाएं बना लें, चाहे जितने बड़े बड़े लेक्चर्स देते रहें, लेकिन 35 किलोमीटर पार करते ही दुनिया बदल जाती है, सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। जिस संसद में महिलाओं के विकास और प्रगति के लिए नए नए कानून बनते हैं, महिलाओं के अधिकार पर बड़ी बड़ी बहस होती हैं, उसी संसद से 32 किलोमीटर दूर 25 साल की एक बेटी की हत्या उसका अपना पिता कर देता है। और इतनी सी दूरी पर इस बेटी को अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है। वो क्या करेगी, इस बात का फैसला उसके पिता पर छोड़ दिया जाता है। जिस सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के हितों पर ऐतिहासिक फैसले दिए जाते हैं, वहां से भी ये जगह सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है और वहां एक पिता अपनी बेटी के अधिकारों और अरमानों को कुचल देता है और उसकी जान ले लेता है। ये सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं, उस सोच की भी हत्या है जो ये कहती है कि लड़कियां बोझ नहीं, बोझ उठाने वाली होती हैं। क्या बेटियों की आज़ादी परिवार के लिए शर्म का विषय है? क्या बेटी की तरक्की परिवार की इज्जत कम कर देती है? क्या बेटी की कमाई भी किसी की मर्दानगी पर सवाल है? आज बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बेटी की आज़ादी क्या परिवार की शर्म का विषय हो सकता है? बेटी की कमाई क्या किसी की मर्दानगी पर हमला हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राधिका की हत्या के लिए सिर्फ उसके पिता जिम्मेदार हैं या हम सब जिम्मेदार हैं, हमारा पूरा समाज जिम्मेदार है? सवाल यह भी है कि जब कोई महिला सफल और स्वतंत्र होती है तो क्या उसके आसपास की पुरुष प्रधान व्यवस्था असुरक्षित महसूस करने लगती है? आज भी हमारे समाज में ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं होती हैं, जहां घर की इज्जत के नाम पर अपनी ही बेटियों की हत्या कर दी जाती है। अगर बेटा कुछ करना चाहे तो परिवार को कोई आपत्ति नहीं होती, तब उनकी बदनामी नहीं होती, तब उनकी इज्जत खराब नहीं होती। लेकिन अगर बेटी आगे बढ़ना चाहती है, बेटी कुछ करना चाहे, तो सबको ऐसा लगता है कि परिवार की इज्जत खतरे में आ जाएगी। आईआईटी दिल्ली के एक सर्वे में 38% महिलाओं ने यह माना कि उन्हें अपनी मर्जी से बाहर निकलने की आज़ादी है, सिर्फ 38% को, जबकि 88% पुरुषों ने माना कि वो जब चाहे घर से बाहर जा सकते हैं। तो आप अंतर देखिए, 38% महिलाएं कहती हैं कि वो अपनी मर्जी से घर से बाहर जा सकती हैं, लेकिन 88% पुरुष ये कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे घर से बाहर जा सकते हैं। घर से बाहर जाने की आज़ादी भी हमारे देश में सिर्फ 38% की है। और ये तो एक सर्वे है, जब आप बाहर निकलेंगे ज़मीन पर ये सर्वे और ज़्यादा विस्तार से करेंगे तो शायद ये संख्या इससे भी कम होगी। आज हम भी ये सवाल पूछते हैं देश की तमाम महिलाओं से और तमाम लड़कियों से, क्या आपको अपनी मर्जी से अपने घर से बाहर जाने की आज़ादी है? क्या आपको अपनी मर्जी से अपने जीवन के बारे में अहम फैसले लेने की आज़ादी है? क्या आप स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हैं? अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए क्या आप स्वतंत्र हैं? आप किसके साथ रिश्ता रखेंगे, किसके साथ नहीं, उसके लिए स्वतंत्र हैं? क्या पढ़ाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, किस शहर में नौकरी करने के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इसके लिए हमारे देश की कितनी लड़कियां स्वतंत्र हैं? इसके अलावा हमारे देश के पुरुष मुश्किल से 1 घंटे से भी कम का समय घर के कामकाज में बिताते हैं, जबकि महिलाएं हर रोज औसतन 8.5 घंटे घर का काम करती हैं। और महिलाओं को यह कहा जाता है कि ये काम तो आपको करना ही है, इसके बाद अगर आप नौकरी करना चाहें तो भी परिवार आपके लिए एक बहुत बड़ी छूट दे रहा है आपको, कि आपको बाहर नौकरी करने की इजाज़त दी जा रही है। ये कितना बड़ा फेवर है आपके लिए। लेकिन बाहर नौकरी भी तब कर पाएंगे जब घर का सारा काम भी महिला को ही करना पड़ेगा। बच्चों की देखभाल भी महिला करेगी, घर का पूरा काम महिला करेगी, परिवार के लिए खाना भी महिला बनाएगी,
खाना अगर नहीं बने तो ये भी उसी की जिम्मेदारी है, और बाकी की जिम्मेदारी भी, चाहे वो बच्चों की स्कूल हो, चाहे घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनका इलाज हो, उन्हें अस्पताल ले जाना हो, हर बार, या पति बीमार हो, आप देखिए कि जो कामकाजी महिला है छुट्टी हमेशा वही लेती है। अगर परिवार बीमार होगा तब भी पत्नी छुट्टी लेगी, बच्चे बीमार होंगे तब भी पत्नी ही या उनकी माँ ही छुट्टी लेगी, और घर में जो बड़े बूढ़े हैं, माता पिता हैं या बाकी लोग हैं, अगर वो बीमार होते हैं या कोई और समस्या होती है तब भी छुट्टी महिला को ही लेनी पड़ती है अपने दफ्तर से, पुरुष छुट्टी नहीं लेगा। 2 भारत हैं हमारे पास। एक भारत में जो है, आपको इन 2 भारत में महिलाओं की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक भारत है जहां महिलाएं CEO बन रही हैं, बड़ी बड़ी खिलाड़ी बन रही हैं, फाइटर पायलट बन रही हैं, सफलता की ऊंचाइयों पर जा रही हैं। और दूसरा भारत है जहां बेटियां बराबरी की हकदार नहीं, बेटियों को बचपन से ही पराया धन कहा जाता है, बेटी के घर का पानी नहीं पीने की परंपरा है, बेटी को प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार तो कानून ने दिया, सरकार ने दिया, लेकिन समाज और परिवार उन्हें आज भी बराबर का अधिकार प्रॉपर्टी में देना नहीं चाहता। कहता है कि हमने आपकी शादी में ही आपके हिस्से का सारा पैसा लगा दिया, अब प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा छोड़ दीजिए। घर की इज्जत लड़कों से नहीं बल्कि लड़कियों से जोड़कर देखी जाती है। और राधिका एक टेनिस खिलाड़ी थी, अपनी एकेडमी में टेनिस की ट्रेनिंग देती थी, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया। अब राधिका हरियाणा राज्य की हैं। हरियाणा की दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसी राज्य के खिलाड़ी हैं मनु भाकर, जिन्होंने वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। इसी राज्य की एक और खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, जिन्होंने 20 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं। अब इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, अब तक ओलंपिक में भारत की बेटियों ने, यानी महिला खिलाड़ियों ने, कुल 10 मेडल जीते हैं, और इन 10 में से 4 मेडल हरियाणा के महिला खिलाड़ियों ने जीते। यानी भारत की महिला खिलाड़ियों के ओलंपिक मेडल में 40% हिस्सा इसी हरियाणा की महिला खिलाड़ियों का है, जबकि हरियाणा की हिस्सेदारी देश की जनसंख्या में सिर्फ 2% है। ये दोनों तस्वीर बताती हैं कि हमारा समाज आज भी 2 विचारधाराओं के बीच बटा हुआ है। एक सोच जो बेटी की तरक्की से डरती है, उसे कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरी सोच जो बेटी की कामयाबी पर गर्व करती है। आज की महिला सिर्फ घर नहीं चला रही, वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी चला रही है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री महिला हैं, हमारे देश में कई कैबिनेट मंत्री महिला हैं। और इसलिए आज हमें ये कहना होगा कि वो समय आ गया है जब हम अपने देश में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी आज़ादी के बारे में बात करें। सिर्फ कानून बनाने से फ़ायदा नहीं है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। ये काम है समाज का और ये काम है परिवारों का। अब आपको केरल लेकर चलते हैं, जिस फाइटर जेट को दुनिया में सबसे ज्यादा आधुनिक, हाईटेक और कटिंग एज तकनीक वाला माना जाता है, जो दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट माना जाता है, वो 14 जून से केरल में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर किसी वीआईपी टूरिस्ट की तरह खड़ा है। ऐसा टूरिस्ट जिसका केरल से वापस जाने का मन नहीं कर रहा। और इस लड़ाकू विमान का नाम है F-35। इस समय अमेरिका और ब्रिटेन के टॉप एविएशन इंजीनियर्स की एक टीम इस F-35 को रिपेयर करने में लगी है। सूत्रों के मुताबिक ये F-35 फाइटर जेट अगले हफ्ते तक शायद ठीक होकर वापस ब्रिटेन लौट सकता है। और ऐसी खबर पिछले 28 दिनों से पहली बार आई है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के इस विमान की मरम्मत के दौरान भी पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। एयरपोर्ट के जिस हैंगर में इस विमान को रखा गया है, उस पूरे एरिया को कवर कर दिया गया है ताकि कोई ये देख ना सके कि दुनिया के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट की मरम्मत कैसे की जा रही है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये लीक ना हो जाए। F-35 का निर्माण अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन करती है। इस प्रोजेक्ट की लागत 178 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है और इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा सिर्फ 19 और देश इस समय कर रहे हैं। करीब 1000 करोड़ रुपए के इस एयरक्राफ्ट को लेकर पिछले 28 दिनों से तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं और ये F-35 सोशल मीडिया पर मीम्स का सुपरस्टार बन गया है। इस फाइटर जेट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और ये कोई छोटी मोटी खराबी नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन से 25 इंजीनियर्स की ये टीम 6 जुलाई को केरल पहुंची थी और पिछले 6 दिनों में इस टीम ने इस विमान को ठीक करने की पूरी कोशिश की है। पर यह विमान
उड़ने का नाम नहीं ले रहा। ये लड़ाकू विमान 28 दिनों से ऐसे ही यहाँ खड़ा है, जैसे हाईवे पर कोई खटारा बस खराब हो जाती है और फिर उसे वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है। 6 जुलाई को पहली बार इस विमान को एयरपोर्ट पर बने एक हैंगर के अंदर ले जाया गया, जहां इसकी मरम्मत करने की कोशिश अब चल रही है। और अब यह टीम ही तय करेगी कि इस विमान की मरम्मत यहां हो पाएगी या फिर इसे अलग अलग टुकड़ों में डिसमेंटल करके किसी बड़े सैन्य मालवाहक विमान में लोड करके वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। तो इस विमान को लेकर भारत में बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं और ये विमान असल में टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका किसी के साथ शेयर नहीं करता, किसी को देता नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि जब ये विमान एयरपोर्ट पर यहाँ खड़ा हुआ था तब इसे कुछ दिनों तक हैंगर के अंदर नहीं ले जाया गया था, क्योंकि इस विमान के अंदर जो टेक्नोलॉजी लगी है इसकी एक विशेष कोटिंग है और वो कोटिंग इस प्रकार की है कि विमान किसी भी रेडार या किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। और इस विमान को बनाने वाली जो कंपनी है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी इस टेक्नोलॉजी को जाने, इस कोटिंग के बारे में किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा पता चले। और इसीलिए इसे पहले हैंगर के अंदर नहीं ले जाया गया। और जब हैंगर के अंदर ले जाया भी गया, क्योंकि केरल में इस समय बारिश बहुत हो रही है और इस बारिश के दौरान इसे खुले में खड़े रखना या इसकी मरम्मत करना अब संभव नहीं है, इसलिए अब इसे एक हैंगर में ले जाया गया है। लेकिन उस हैंगर को भी पूरी तरीके से कवर करके रखा गया है ताकि कोई ये ना देख पाए कि इस विमान की किस तरह से मरम्मत हो रही है। लेकिन ये बड़ी बात है कि इतने सारे दिन हो चुके, कई हफ्ते बीत गए और ये विमान ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस विमान को असल में भारत को भी बेचना चाहते हैं और कुछ समय पहले ही रशिया ने भी अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत को देने का ऐलान किया और इसका नाम है सुखोई 57 Su-57। यानी इस समय भारत को 5वीं पीढ़ी का लेटेस्ट लड़ाकू विमान बेचने के लिए अमेरिका और रशिया दोनों ही आतुर हैं। और आज हम इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की ताकत और क्षमता को आपके लिए डिकोड करेंगे। F-35 और सुखोई 57 इन दोनों फाइटर जेट्स को 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कहा जाता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में दुश्मन के रेडार से बचने और लंबे वक्त तक तेज रफ्तार से उड़ान भरने के साथ ऐसे आधुनिक उपकरण होते हैं जिनकी मदद से वो युद्ध के मैदान से रियल टाइम डेटा अपने कंट्रोल रूम या दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। F-35 विमान की कीमत है करीब 1000 करोड़ रुपए। एक विमान की कीमत 1000 करोड़ के आसपास और सुखोई 57 की कीमत सिर्फ 425 करोड़ है। यानी एक F-35 की कीमत में 2 Su-57 लड़ाकू विमान खरीदे जा सकते हैं। F-35 फाइटर जेट इस समय अमेरिका सहित दुनिया के 20 देश उड़ा रहे हैं, जबकि सुखोई 57 इस समय रशिया के अलावा किसी और देश के पास नहीं है। F-35 दुश्मन के किसी भी रेडार पर एक छोटे पक्षी के साइज का दिखाई देता है, बहुत छोटा सा दिखता है, जबकि सुखोई 57 का RCS यानी रेडार क्रॉस सेक्शन किसी चौथी पीढ़ी के विमान से थोड़ा सा ही कम है। यानी रेडार से बचने की काबिलियत F-35 में ज्यादा बेहतर है और इसका कारण यह है कि F-35 का RCS सुखोई 57 के मुकाबले बहुत छोटा है, बहुत कम है। F-35 में सिर्फ एक ही इंजन है, जबकि सुखोई 57 में 2 इंजन है और 2 इंजन वाले विमान ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। सिंगल इंजन वाले F-35 की टॉप स्पीड करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि Su-57 अपने 2 इंजन से 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। F-35 को अमेरिका में बनाया जाता है और अमेरिका कभी इस विमान को किसी दूसरे देश में बनाने की इजाज़त नहीं देगा और ना ही इसकी पूरी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र करेगा, ना शेयर करेगा। जबकि रशिया भारत में ही Su-57 का निर्माण और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। इसलिए हो सकता है
कि F-35 के मुकाबले भारत को Su-57 ज़्यादा सूट करे। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या आप भी मोबाइल फ़ोन पर आने वाले हर मैसेज का जवाब भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या आपके दोस्त और जानने वाले लोग आपको इस बात के लिए जज करते हैं कि आप मैसेज देखने के बाद कितनी देर में उस मैसेज का जवाब देते हैं, और ये आपके ऊपर एक बोझ की तरह होता है। ये बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है इस ब्रेक के बाद। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में कोल इंडिया लिमिटेड की CSR क्षेत्र में एक अनोखी पहल निर्माण योजना। इस पहल का उद्देश्य कोल इंडिया के खनन क्षेत्रों में रहने वाले UPSC सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में सफल हुए उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें मेंस की तैयारी में सहायता मिले। 2024 में 6 बेटियों ने निर्माण योजना का लाभ लेकर UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल की है। योग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण जो आप पर जरूर लागू होता होगा, क्योंकि क्या आप भी हर समय जब आप ऑनलाइन रहते हैं तो लोग आपको यह सोचते हैं कि आप तो ऑनलाइन हैं और फिर भी आप उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। क्या आपको भी किसी मैसेज का जवाब ना देना एक अपराध जैसा लगता है? क्या आप इस दबाव में रहते हैं कि जैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई मैसेज आया अब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? कहीं इन बातों को सोचकर आपका मन ग्लानि से तो नहीं भर जाता? अगर हाँ, तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए है। आज हम आपके मोबाइल फ़ोन पर आने वाले मैसेजेस के इस चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे, जिसमें आज का हर स्मार्टफोन यूजर फंस चुका है। सोशल मीडिया के इस युग में हर व्यक्ति पर ऑनलाइन रहने का दबाव रहता है। कई बार आप मैसेज का जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन शिष्टाचार के कारण आप हर मैसेज का जवाब देने को विवश जरूर हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी को मैसेज भेजा, उसके बाद आपको ब्लू टिक भी दिखाया उसके मैसेज का, फिर भी सामने वाला व्यक्ति लंबे समय तक अगर आपके मैसेज का जवाब ना दे, तो क्या आपका मन भी बेचैन हो जाता है? अब लोग इससे बचने के लिए अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर ब्लू टिक ऑप्शन को ऑफ करने लगे हैं, जिससे सामने वाले को यह पता ही ना चले कि उसका मैसेज पढ़ लिया गया है। मैसेज का जवाब देने से बचने के लिए ये एक तरह का डिजिटल माइंड गेम है। जैसे पुराने ज़माने में लोग ये कहलवा दिया करते थे, अगर कोई मिलने के लिए आया और वो मिलना नहीं चाहते थे घर पर, तो कहलवा देते थे कि मैं घर पर नहीं हूं। अगर मोबाइल फोन के मैसेज को लेकर आप भी इसी तरह के दबाव से गुजर रहे हैं, तो आप सोशल रिस्पॉन्स एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। यह नई बीमारी है, सोशल रिस्पॉन्स एंजाइटी। इसका मतलब है मोबाइल फोन के हर मैसेज का जवाब देने की मजबूरी। अगर ऐसा है तो आप मोबाइल फोन के मैसेज के एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जिससे आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। और आज हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे आपको यहाँ से निकालने की। हर मैसेज का जवाब देने की व्यवस्था और भेजे गए हर मैसेज का जवाब जानने की तत्परता ने आपको अपने आप से ही दूर कर दिया है। आजकल अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो आपके दोस्त और रिश्तेदार ये मान लेते हैं कि आपके पास खाली समय है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये नहीं होती। कई बार आप खुद को भी समय देना चाहते हैं। आपने ऐसे ताने सुने होंगे कि हमने देखा आप ऑनलाइन हैं, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। हमने देखा कि आपने मैसेज पढ़ लिया है, ब्लू टिक आ गया है, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। और जब आप खुद मैसेज भेजते हैं किसी को, तो भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति ऑनलाइन है, इसने हमारा मैसेज पढ़ लिया है, ब्लू टिक आ रहा है, लेकिन फिर भी जवाब नहीं दे रहा। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि अगर हमने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमें जज करेंगे, बुरा मानेंगे। सच ये है कि आपके दोस्त और रिश्तेदार बुरा माने या ना माने, आपके शरीर और आपके मन पर इसका प्रभाव जरूर बुरा पड़ रहा है। लगातार हर मैसेज का उत्तर देने की व्यवस्था शारीरिक और मानसिक थकान को बढ़ाती है। अब किसी मैसेज का जवाब देना सिर्फ बातचीत का हिस्सा नहीं, अब ये एक मजबूरी बन गया है। लोग मैसेज का जवाब देने को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानने लगे हैं, और इसके जरिए लोग अपनी बेहतर छवि को दूसरे के सामने पेश करना चाहते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि जब आप स्मार्टफोन
का इस्तेमाल करने वाले दुनिया के 82% लोग हर समय अपने मैसेज नोटिफिकेशन को स्विच ऑन के मोड पर रखते हैं। 35% लोग हमेशा अलग अलग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए उपलब्ध रहते हैं। दुनिया भर में एक दूसरे को भेजे गए 98% मैसेज पढ़े जाते हैं और इनमें से 90% मैसेजेस तो रिसीव होने के सिर्फ 3 मिनटों के अंदर ही पढ़ लिए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले 68% लोग मानते हैं कि वो पूरे दिन लगातार अपने फ़ोन पर मैसेज चेक करते रहते हैं। भारत में करीब 60 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में एक व्यक्ति व्हाट्सएप पर हर महीने औसतन 21 घंटे का समय गुजारता है। दुनिया भर में एक दिन में 10,000 करोड़ मैसेज व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं, जबकि भारत में एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर 50 से 55 मैसेज मिलते हैं। इस हिसाब से भारत में प्रतिदिन 3,000 करोड़ से ज़्यादा मैसेज भेजे जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया का लगभग 30% है। दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल भारत में होता है और आपने महसूस किया होगा कि हर दिन आपको भी सैकड़ों मैसेज आते होंगे। सुबह सुबह हमारा फ़ोन गुड मॉर्निंग के मैसेजेस से भर जाता है। अगर कोई तीज त्यौहार हो उस दिन भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। हम हर मैसेज का जवाब देने की हालत में नहीं होते। आप याद कीजिए उस पुराने ज़माने को जब मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में नहीं आया था और हम सिर्फ टेलीफोन से काम चलाया करते थे। उस दौर में पूरे दिन घर से बाहर रहते थे। घर वापस लौटकर ये पूछते थे कि आज किस किस का फ़ोन आया, किसकी चिट्ठी आई, किसका पोस्ट कार्ड आया। और उस समय हमारा टेलीफोन तो तार से बंधा हुआ था, लेकिन हम लोग आज़ाद हुआ करते थे। आज मोबाइल फ़ोन भले ही तार से आज़ाद हो चुका है, ये मोबाइल है, लेकिन हम तार के अंदर बंध चुके हैं। हम इस फ़ोन के ग़ुलाम हो चुके हैं। हम बेड़ियों में बंध चुके हैं और ये बेड़ियां हैं इस मोबाइल फ़ोन की। चिट्ठियों और टेलीफोन के उस दौर में लोगों से हमारी बातें कम हुआ करती थी। हर दिन इस प्रकार के मैसेज ना मिलते थे ना देते थे, लेकिन रिश्ते आज के मुकाबले मजबूत हुआ करते थे। आज अगर आप किसी कंप्यूटर पर ज़रूरत से ज़्यादा टैब्स खोल लें या अपने स्मार्टफोन पर एक साथ बहुत सारे ऐप्स चलाने लगें तो कंप्यूटर और फ़ोन हैंग हो जाते हैं। इसके बाद आपको इसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसी प्रकार से आपके मन की दर्जनों टैब्स आज खुली हुई है। कभी आप सोशल मीडिया पर युद्ध की खबरें देख रहे हैं, कभी आप हंसाने वाला कोई वीडियो देख रहे हैं, इसी दौरान आप AI से कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, इंटरनेट पर कुछ सर्च भी कर रहे हैं, इसी दौरान लोगों के मैसेजेस पढ़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, और इस दौरान आपको ये पता ही नहीं चलता कि कब आपके दिमाग की स्टोरेज फुल हो गई और कब आपके मन का सिस्टम क्रैश होने की कगार पर आ गया। इसके अलावा अपनी निजी ज़िंदगी में भी आप एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं। अच्छा दोस्त बनते हैं, जिम्मेदार बेटा या बेटी बनते हैं, दफ्तर में आदर्श प्रोफेशनल या सहयोगी बनते हैं। एक साथ कई दुनियाओं में जीने की वजह से अब लोग थकते जा रहे हैं, जिसे हम मल्टीवर्स फटीग कहते हैं। ये थकान दिखती नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी मानसिक ऊर्जा को ख़त्म कर रही है। अगर आप सोशल मीडिया के चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वर्चुअल दुनिया से खुद को लॉकआउट कीजिए और खुद को समय दीजिए। बार बार मैसेज का जवाब देने की बजाय मैसेज का उत्तर देने के लिए एक समय सीमा तय कीजिए। अगर आप किसी मैसेज का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उसकी जगह सिर्फ ये जवाब दें कि बाद में बात करेंगे। मैसेज पर बात करने के बजाय लोगों से मिलते जुलते रहें। जब मन थकने लगे तो रीसेट का बटन दबाने में भी आपको घबराना नहीं चाहिए। और याद रखिए, रिश्ते, सम्मान और संवाद ब्लू टिक से तय नहीं होते, ये तय होते हैं आपकी ईमानदारी से और सही नीयत से। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।